बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अल्फा आईटी ट्यूटर। आज के दिन जो वेब के अंदर हम लोग टैग पढ़ने वाले हैं, थ्योरी में हम जो हमारे पहले वीडियो के 10 लेक्चर्स थे उसमें से हम लोग इसे पढ़ चुके हैं डिव को, कि डिव जो है हमारे पेज को लॉजिकली क्या करता है, डिवाइड करता है। बेसिकली हमारे पास क्या करता है, हमारे पेज के अंदर ब्लॉक बनाता है। जितने भी हमें पेज की डिवीजन करके जितनी यहाँ कह लें जितने भी हमें ब्लॉक की ज़रूरत होती है, ठीक है। आज इसकी वर्किंग देखते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करके देखते हैं, साथ में सीएसएस वगैरह भी अप्लाई करेंगे, इनलाइन वाली भी और इंटरनल भी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ आपके पास कोड में सिर्फ स्ट्रक्चर लिखा है। एचटीएमएल मैंने स्टार्ट किया है, हेड वाला पार्ट स्टार्ट किया है, और हेड को मैंने हेड के अंदर मैंने साथ ही यहाँ पर आपके पास स्टाइल का कोड लिखा हुआ है, और बाद में हेड वाला पार्ट को ख़त्म कर दिया, नीचे बॉडी स्टार्ट की हुई है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना हेडिंग लिखते हैं और साथ में एक डिव का टैग लिख देते हैं, ठीक है। हेडिंग में बस इतना ही लिखा है, डिव टैग विद द पैराग्राफ एंड हेडिंग, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पैराग्राफ और हेडिंग को भी लिखते हैं। ये मैंने हेडिंग और एक पैराग्राफ यूज़ कर लिया, ठीक है। एक जनरली वैसे ही हेडिंग दी है ताकि पता चल सके आपको कि ब्लॉक बना के उसके अंदर लिखना है कैसे, है पेज को डिवाइड करके उसके अंदर कंटेंट वगैरह अपना कैसे लिखना है। याद रहे डिव टैग के अंदर अपना आप लोग कोई भी कंटेंट वगैरह डाल सकते हो, कोई भी कंटेंट लिख सकते हो, सब वर्क करते हैं। इमेजेस रखना चाहते हो, इमेजेस के ब्लॉक बना के रखना चाहते हैं, इमेज बना के रख लें। हेडिंग पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, डिफरेंट ब्लॉक बना के वो लिख लें। जिस तरह भी सारा कुछ जो भी आपने अब तक पढ़ा हो इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिव का टैग लिख लिया, ब्लॉक बना लिए, साथ में थोड़ी सी सीएसएस भी अप्लाई कर लेते हैं। तो सीएसएस में मैंने इसको एक कलर दे दिया है आपके पास, और फाउंड फैमिली यूज़ की है साथ में, साथ और बॉर्डर जो सा इसका 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का रखा है। इसे रन करके देखते हैं हम लोग। रन हो गया हमारे पास, ठीक है, पेज नज़र आ गया। मैं इसे पैरेलल ओपन कर लेता हूँ ताकि दोनों चीज़ें हम लोग साथ साथ देख सकें, ठीक है जी। डिव टैग विद द पैराग्राफ एंड हेडिंग, और ये हमारे पास नीचे ब्लॉक बन गया, और ये इसका बॉर्डर बना आ गया जो हमने 1 पिक्सल का रखा था, सॉलिड था और ब्लैक कलर का था, ठीक है। और फॉन्ट का कलर ब्लू रखा हुआ है, आप जो मर्जी रखना चाहें वो रख सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं रेड रखना चाहूँ तो यहाँ पे रेड लिख देता हूँ। इस कोड को मैं रन करता हूँ तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉन्ट रेड में लिखा देगा, ये एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। इस तरह मजीद आप लोग अपने पेज को मजीद ब्लॉक के अंदर भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमें मजीद थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। ये मैंने एक और हेडिंग और डिव का टैग लिख लिया, और थोड़ी सी इसमें अब एक नई चीज़ ऐड करते हैं आपको बताने के लिए। ये दो मैंने छोटी छोटी कमांड यूज़ की है, एंड एल टी और सेमी कॉलन, एंड जी टी और सेमी कॉलन। ये लेस देन के निशान को प्रिंट करवाने के लिए होती है। जो हमारे पास ये टैग के एंड पे हम लोग लेस देन का और ग्रेटर देन की एंगल ब्रैकेट यूज़ करते हैं ना, तो इससे बेसिकली डिस्प्ले कराना हो तो डिस्प्ले नहीं करवाता टैग नॉर्मली। तो इसे अगर आप लोग ये एंगल ब्रैकेट को भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के निशान को भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी कमांड होती हैं। आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, एंड और लेस का निशान डालना है तो एल और आगे टी सेमी कोलन, और अगर आपको ये ग्रेटर का निशान डालना है तो एंड जी टी और सेमी कोलन, ठीक है। अगर मैं से आपको रन करके भी दिखाऊं, तो ये मैंने इस कोड को रन किया तो ये देखें। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, हेडिंग 1 दी और डिव और टैग लिखा है, ये दी डिव और टैग, ठीक है। एंड एल टी सेमी कोलन जब चलेगा तो हमारे पास ये लेस देन का निशान बना आ जाएगा, और जब एंड जी टी सेमी कॉलन लिखेंगे तो हमारे पास ये ग्रेटर देन का निशान वहाँ पे बना आ जाएगा, ठीक है। और इस डिव के टैग के अंदर भी हम लोग अपना कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा कंटेंट लिख लिया और इन्हीं ब्रैकेट को यूज़ किया है। इसे भी रन कर देते हैं साथ में। अभी हमारे पेज में क्या हो गया, हमारे दो ब्लॉक बन गए, एक ये ऊपर वाला ब्लॉक है, एक ये नीचे वाला ब्लॉक। इसमें अभी तक बॉर्डर नहीं मैंने पेस्ट किया, बॉर्डर वगैरह नहीं लगाया, इसलिए मेरे पास ये सिंपली नजर आ रहा है, लेकिन ये लॉजिकली डिवाइड है, ठीक है। ये एक ब्लॉक पूरा पूरा मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। मजीद थोड़ा सा और इसमें ब्लॉक बनाते हैं, और इसके अंदर फिर इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन करते हैं। और ये मैं एक बैकग्राउंड इसको लगा देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं डिफर करने के लिए, और इसमें एक मजीद पैराग्राफ लिखते हैं और इसको रन कर लेते हैं। रन होके ये कुछ यूं, ठीक है। एक पैराग्राफ ऊपर था आपके पास, वो पैराग्राफ नज़र आ रहा है ये, और नीचे एक मैंने सिंपल पैराग्राफ में अल्फा अल्फा लिखा है, ये आपके पास नीचे नज़र आ रहा है। और मैंने बैकग्राउंड कलर इसे ग्रीन कलर का दे दिया है। आप लोग हेक्साडेसिमल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, और इसकी आरजीबी वैल्यूज़ भी नेट से उठा के लिख सकते हैं।
और डायरेक्ट जो है आप लोग नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। कलर यूज़ करते हुए एक और ब्लॉक बन गया, इसके अंदर मज़ीद कोड थोड़ा सा लिख लें। एक और डिव का टैग यूज़ करते हैं, पैराग्राफ और हेडिंग उसमें भी लिख देते हैं। और अब इसके साथ हम लोग क्लास को अप्लाई करते हैं। आपने आईडी और क्लास वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, हम मज़ीद जो है एक नई चीज़ सीख रहे हैं। आप लोग देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक डिव का टैग ये भी लगा है, एक डिव का टैग ये भी लगा है, एक डिव का टैग ये भी लगा है। अगर अब मैं स्टाइल में जाके डिव के टैग के साथ यहाँ पे DIV डिव लिखता हूँ और आपके पास यहाँ पे एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे आपके पास कोई भी एक प्रॉपर्टी लगा लेते हैं हम लोग, लेट्स सपोज कलर की लगा देते हैं, कलर और कॉलन डिफर कलर रखते हैं, पिंक रखते हैं, इसे रन करूंगा। ये क्या हो जाएगा, तमाम के तमाम डिव टैग जितने भी हैं उनके ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक, टैग के अंदर इनलाइन CSS लगी हो तो इंटरनल वाली वहां पे ओवरलैप नहीं कर पाती, और आपके पास इंटरनल CSS जो होती है, सॉरी इनलाइन CSS जो होती है वो उस टैग की अपनी वर्क करती है। तो ये इस वाले डिव टैग के अंदर क्योंकि इंटरनल इनलाइन CSS लिखी हुई है तो इसकी इनलाइन CSS ही वर्क कर रही है और हमारे पास वो चीज़ें जैसी थी एज इट इज नजर आ रही हैं। जबकि बाकियों के अंदर हमने कोई भी कलर नहीं दिया हुआ, इसमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर लगाया था, फाउंड कलर वगैरह कोई नहीं रखा, और इसके अंदर भी अभी तक कोई भी, इस वाले डिव टैग में भी कोई भी हमने कलर नहीं लगाया हुआ फाउंड को, इस वाले डिव टैग में भी और इस दोनों में नहीं लगाया। तो ये जो ऊपर हमने डिव टैग डिव का नाम लिखे, आपके पास बॉडी के अंदर कलर पिंक लिखा है, क्या होगा, इन दोनों टैग के ऊपर, डिव के टैग के ऊपर इफेक्ट होगा, जिसमें पहले से इनलाइन CSS अप्लाई और कलर कर आप लोगों ने एट्रीब्यूट लिखा है, वहां पे ये वाला कलर जो है इस वाले कलर को ओवरलैप नहीं कर पाएगा या रिप्लेस नहीं कर पाता, और यहाँ पे इनलाइन वाली CSS। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपके पास एक्सटर्नल CSS भी लिखी हुई है, इंटरनल भी है, इनलाइन भी लिखी है, तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, जो इनलाइन वाली है वो पहले इफेक्ट होगी और उसी का आपको असर नजर आएगा, उसी में लिखी हुई वैल्यूज वगैरह क्या होंगी, नजर आएंगी आपको। ठीक है, ये तो हो गया ना डिव के बारे में। अब देखिए, मैं ना इस दो रिमेनिंग के अंदर मैं चाह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इस डिव के ऊपर ये इफेक्ट हो, बाकी दोनों डिव पे इफेक्ट ना हो, और मैं मजीद कोई और वैल्यू वगैरह भी नहीं लिखना चाहता। तो इस चीज के लिए हमारे पास क्लास और आईडीज होती हैं जो हमारे पास क्या करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं। हमने जैसे यहाँ पे क्लास का नाम लिखा, आप लोगों को क्या करना है, क्लास का यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखना और उसके अंदर कोई सा भी एक नाम रख देना, कोई सा भी एक नाम रख दे, अपना नाम लिख दे चाहे। ठीक है, या आपने इसको एक क्लास का नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, ऊपर कोड में जाना है, अपने इंटरनल में चले जाएं, इंटरनल CSS में जाएं, जो यहाँ पे क्लास के अंदर नाम लिखा है वही नाम आपने क्या करना है, ऊपर लिखना है CSS के अंदर अपनी, और स्टार्ट में डॉट डाल देना। अब क्या होगा, अब इसके अंदर जो भी मैंने CSS का कोड लिखा है, मैंने लिखा है बॉर्डर 5 पिक्सल आउटसाइड आउटसाइड रखा है और रेड कलर दी है, बैकग्राउंड कलर मैंने लाइट ब्लू दी है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर रखी है। तो अब ये जो CSS का कोड है ये सिर्फ और सिर्फ इस डिव के ऊपर वर्क करेगा जहां पे मैंने क्लास माई डिव लिखी है। ठीक है, इसे मैं अगर रन करके आपको दिखाऊं, ये रन किया और ये देखें। ठीक है, ये क्लास जहां जिस टैग में भी ये वाली क्लास लिखी होगी ना, उसके ऊपर ये वाला CSS का कोड क्या होगा, इफेक्ट होगा। लेट्स सपोज अगर मैं ये क्लास का यहां से कोड उठा लेता हूं, कॉपी करता हूं, और मैं क्या करता हूं, आपके पास इस हेडिंग के ऊपर भी पेस्ट करता हूं। इस बार मैंने हेडिंग के अंदर कर रहा हूं, ठीक है, डिव के अंदर नहीं। जरूरी नहीं है डिव के अंदर ये सारा काम होता है, किसी भी टैग के अंदर आप लोग अगर वो क्लास लिख देते हैं और क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट अप्लाई किए हैं वो उस जगह पे, उस टैग पे जाके इफेक्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग के ऊपर क्लास लगाई दी थी माई डिव, तो माई डिव में बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर और टेक्स्ट अलाइनमेंट थी। तो ये देखिए हेडिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे भी आके ये कोड क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से ये कोड उठाऊं और कहीं और पेस्ट कर दूं, लेट सपोज अगर मैं इस पैराग्राफ के बाहर एक पैराग्राफ का टैग स्टार्ट करता हूं, पैराग्राफ का टैग स्टार्ट किया, स्पेस देता हूं और इस पे भी क्लास लगा देता हूं, ये वाली क्लास जो आपने बनाई हुई है, और साथ में कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं, अल्फा IT ट्यूटर, और इस पैराग्राफ को क्लोज करते हैं। ठीक है, इस कोड को रन करेंगे, कंट्रोल B प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मेरा पैराग्राफ जहां जहां पे माई डिव लगेगा। ठीक है, आप एक से ज्यादा क्लासेस भी बना सकते हैं। लेट सपोज मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे एक नई क्लास बनाता हूं, एक डॉट
PARTNER, पार्टनर लिख देते हैं, क्लास का नाम जो मर्जी नाम लिखें आप, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं इस बार कलर लिखता हूँ, कॉलन, और ORANGE, ऑरेंज लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं जिस भी टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर, ठीक है, लेट्स सपोज ये H1 है, इसके अंदर मैं CLAS क्लास लिखता हूँ, इक्वल का निशान डालता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मेरी इस क्लास का नाम मैंने क्या रखा है, पार्टनर, तो PARTNER, पार्टनर लिखता हूँ। इसे मैं रन करूंगा, कोड को मैं रन करूंगा तो मेरे पास ये क्या होगा, ऑरेंज कलर का नजर आने लग जाएगा, ठीक है। मैं किसी और चीज को, लेट्स सपोज ये वाली हेडिंग को भी ऑरेंज दिखाना चाहता हूं, हालांकि देखें आपके पास ये हेडिंग है, मैंने हेडिंग में अप्लाई की, लेकिन सारी हेडिंग में ऑरेंज कलर नहीं आएगा, जिसमें ये क्लास लगी होगी सिर्फ उसी हेडिंग के अंदर, ठीक है। पहले तो आप लोग क्या करते थे, H1 लिख के उसके अंदर CSS लिखते थे, वो तमाम H1 के अंदर क्या हो जाता था, कोड अप्लाई। लेकिन मैं चाहता हूं मैं सारे H1 अगर हेडिंग के अंदर कलर चेंज करूं तो सारों का CSS वो चेंज ना करूं, सिर्फ एक पर्टिकुलर या एक दो का चेंज करना चाहता हूं, या हर एक का चेंज कोड लिखना चाहता हूं, तो मैं इन क्लास और के जरिए भी क्या कर सकता हूं, उनको कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और क्लास बना देता हूं, डॉट PART, सिर्फ पार्ट के नाम से चलो बना लेता हूं, ठीक है। और इसके अंदर मैं कलर लिखता हूं, COLOR, कलर लिखते हैं, और इस बार इसका कलर रेड रख देते हैं, ठीक है। और मैं किसी भी और इस नीचे वाली हेडिंग के अंदर CLAS क्लास लिखता हूं, आपके पास इक्वल का निशान डालते हैं, डबल कोटेशन में मैं PART, पार्ट लिखता हूं, इससे मैं रन करता हूं तो ये रन होगा, और इस हेडिंग का आपके पास कलर क्या आ गया, रेड। इस तरह जितनी मर्जी क्लासेस बना के उसके अंदर जितना मर्जी CSS का कोड लिख सकते हैं, और वो क्लास जहां पे जिसके ओपनिंग टैग में जाके लिखेंगे, सिर्फ उसी टैग के अंदर उसका क्या होगा, इफेक्ट नजर आएगा, ठीक है। अब वापस चलते हैं, अपने बाकी कोड को देखते हैं, कोड पे वापस आते हैं, इसे मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अगर हमने आपके पास क्या करना हो, एक टैग, एक ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा ब्लॉक बनाने हो, एक पेज के अंदर मैं एक ब्लॉक बनाना चाहता हूं, और उस ब्लॉक में चाहता हूं हॉरिजॉन्टली दो या दो से ज्यादा, या वर्टिकली दो या दो से ज्यादा मेरे पास क्या आ जाएं, ब्लॉक बने आ जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं, एक और डिव का टैग लगाते हैं, एक नया ब्लॉक, एक नया सेक्शन बनाते हैं, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिव का टैग और लिख देता हूँ। तो ये क्या किया है, पहले वाले डिव के अंदर मैंने ये वाला डिव का टैग लिखा है, ठीक है। पहले वाला डिव ये खत्म हो रहा है, इसके अंदर एक ब्लॉक बन गया, और ब्रेक डाल देता हूं ताकि एक लाइन का सेपरेशन हो सके, और एक और नीचे क्या करता हूं, सेक्शन बना लेता हूं। तो ये मैंने क्या किया, एक सेक्शन के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर दो सब ब्लॉक बना दिए, या दो सेक्शन बना दिए। ये मेरा सेक्शन नंबर 1 है, ये मेरा सेक्शन नंबर 2, ठीक है। इसे सिंपली पहले फिलहाल रन करके देखें, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट देगा, क्योंकि अभी बॉर्डर शॉर्डर नहीं लगाया तो अभी आप लोगों को सिंपल डिस्टिंग्विश नहीं होगा। इस वक्त ये हमारे पास दो ब्लॉक बने हैं, ये हमारा पहले वाला सेक्शन है, और ये हमारा दूसरे वाला। इसके अंदर CSS भी थोड़ी सी अप्लाई करते हैं, ताकि बॉर्डर शॉर्डर लगे, और नीचे भी अप्लाई कर देता हूँ ये वाली, और इससे नीचे वाले पे भी अप्लाई करता हूँ। इसे रन करते हैं, अब जरा आपको अब थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने दो सब ब्लॉक बनाए हैं। एक सब ब्लॉक का बॉर्डर जो है डॉटेड रखा हुआ है, ये ऊपर वाले का, और एक वाले का डैश वाला रखा है, जबकि मेन जो सा मैंने उसका बॉर्डर क्या लगाया हुआ है, सॉलिड। इसके पिक्सल जरा ज्यादा करता हूं ताकि और ज्यादा आपको क्लियर नजर आए, 5 पिक्सल कर देता हूं, इसे बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। नीचे वाले के भी पिक्सल थोड़े से बढ़ा देता हूं, इसको भी मैं 5 और इसको भी मैं क्या करता हूं 5, ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके कि हम लोग बेसिकली किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं। तो देखिए एक ब्लॉक है बेसिकली, ये जो आपके बोल्ड आपके पास सॉलिड ब्लैक लाइन है, ये एक ब्लॉक है, और इसके अंदर हमने क्या कर लिया, दो अलग-अलग सेपरेट पार्ट बना लिए हैं। इसके अंदर एक अलग से हम लोग कंटेंट अपना लिख सकते हैं, पहले सेक्शन में अलग पैराग्राफ या हेडिंग या पिक्चर वगैरह जो लगानी है अलग लगा सकते हैं, दूसरे सेक्शन के अंदर अलग से हम लोग अपने सेक्शन और पैराग्राफ वगैरह बनाकर डिस्प्ले करवा सकते हैं। पेज के अंदर हॉरिजॉन्टल डिवीजन तो करके देख दिए, एक ब्लॉक बना के इसके अंदर दो ब्लॉक भी बनाना सीख लिए। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हमने यही एक ब्लॉक बना के इसके अंदर हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल डिवीजन करनी हो, वर्टिकल कॉलम्स बनाने हो, तो वो किस तरह बनाएंगे, उससे किस तरह कंट्रोल करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा कोड लिखा है,
ठीक है, हमने एक मेन div अपना टैग स्टार्ट किया, उस div के अंदर तीन div लगाए हैं, एक ये दो और ये तीन। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो रहा है, किसके अंदर लिखा हुआ है, एक मेन div के अंदर कितने div लिखी है मैंने, एक ये दो और ये एक तीन, क्योंकि मैं पेज के अंदर क्या चाह रहा हूँ कि तीन कॉलम बनाना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक ब्लॉक बनाता हूँ और उसके अंदर फर्दर तीन ब्लॉक बनाता हूँ, और उनको अब मुझे क्या करना है, जरा अरेंज करना है इस तरह से कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नजर आए, बजाय इसके कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टली। अगर मैं इस वक्त कोड का रन करूं और कोड का रन करके दिखाऊं, ये देखिए मेरे पास ये क्या हो रहा है, आपके पास एक ब्लॉक बन के उसके अंदर तीन हॉरिजॉन्टल डिवीजन नजर आ रही हैं। ठीक है, अगर इनके साथ मैं बॉर्डर का लगा दूं, STYL स्टाइल अप्लाई कर दूं, और इसके अंदर आता हूं और साथ में क्या करता हूं, बॉर्डर का BOR, ठीक है, बॉर्डर का मैं यूज़ करता हूँ और वैल्यू दे देता हूँ 2 पिक्सल और सॉलिड, और BLA, ठीक है, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, इसे ब्लैक कर देते हैं और मैं अपने बाकी डिव के अंदर भी इसको अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नज़र आ सके। ठीक है, इसे रन करते हैं। ये हमारे पास क्या बने हुए हैं, अब तीन ब्लॉक बने हैं। ठीक है, और ये मैं आपको मेन डिव के अंदर भी लिख दूं अगर पेज और रन, तो ये बेसिकली अब मेरे पास क्या हो रहा है, एक, ठीक है, अब मर्ज हो गए हैं। ठीक है, इनके स्टाइल चेंज करेंगे तो हमें इजीली नजर आ जाएगा। चले मैं अंदर वाले को डॉटेड कर देता हूँ, इसका भी मैं डॉटेड कर देता हूँ और इसका भी मैं डॉटेड कर देता हूँ। इसे रन करते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक मेन ब्लॉक है, अगर आप गौर से ज़रा देखें। ठीक है, और इसके साइज़ को भी मैं थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दूं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ठीक है, ये मेरे पास, ठीक है, एक मेन ब्लॉक है और इसके अंदर तीन ये डॉटेड मैंने क्या किया, मैं आपके पास ब्लॉक बना दी। क्योंकि आपके पास अगर आप सिंपल कोड लिखेंगे तो ये क्या होगा, आपके पास हॉरिजॉन्टल डिवीजन नजर आएगी, लेकिन मैं तो क्या बनाना चाह रहा हूँ, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अपने डिव की विड्थ को कंट्रोल करना पड़ेगा इस तरह से कि अगर हम लोग सपोज कर लें हमारे पास ये जो पेज है इसकी टोटल विड्थ 100% है और मैं इसमें तीन कॉलम एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, इट मीन हर एक कॉलम को बराबर अगर डिवाइड करना तो 33%, 33% और 33% की क्या करनी पड़ेगी, मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करनी होगी, तभी ये जाके क्या होंगे, तीनों आपके पास वर्टिकली आपके पास एडजस्ट होंगे और एक ही आपके पास क्या होगा, ये तीन एक ही ब्लॉक में तीन कॉलम बन के नजर आएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, पहले इनको जरा कोड पे वापस आते हैं और ये CSS को जरा रिमूव कर लें। बनाने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट वगैरह भी लिखते हैं हम लोग, लिस्ट और ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट को भी ज़रा सा चेक कर लें। बड़ी देर होगी, इसको भी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है, तो मैं आपके पास क्या करता हूँ, अपने लेफ्ट जो दूसरा मेन डिव के अंदर जो दूसरा डिव का टैग है उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करता हूँ और लिस्ट क्रिएट करने के लिए LI का टैग लिखा और उसमें ऑटोमेटा लिख देता हूँ। एक और लिस्ट बनाता हूँ उसमें ओप लिख देता हूँ, एक और बनाता हूँ उसमें वेब, और एक और बना के उसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये आपके पास अनऑर्डर लिस्ट बनाने का तरीका होता है जिसमें आप लोग स्टार्ट में UL का टैग और जो उसमें एलिमेंट दिखाने हैं वो LI की टैग के अंदर लिखते जाते हो। ठीक है, और जब कंप्लीट हो जाती है लिस्ट आप लोग अपने उस टैग को UL के टैग को बंद। इस तरह नीचे वाले में भी मैं क्या कर लेता हूँ, आपके पास ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL का टैग यूज करते हो। ठीक है, अंदर लिस्ट बनाने के लिए आपको LI ही यहाँ पे भी यूज करना होता है, तो LI का टैग लिखे हम लोग यहाँ पे भी लिस्ट बना लेते हैं। इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास क्या करेगा, अब लिस्ट बना के। ठीक है, ये हमारा पहला आपके पास डिव का टैग। ठीक है, फिर दूसरे डिव के टैग के अंदर हमने क्या किया हुआ है, आपके पास अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, तो ये दूसरे डिव के टैग के अंदर हमारे पास क्या हो रही है, अनऑर्डर, स्टार्ट में डॉटेड लगे हुए। और ये तो तीसरा डिव का टैग है जिसके अंदर हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है पैराग्राफ के बाद, तो ये तीसरा डिव का टैग जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर है। ठीक है, कैसे पता चला, ये 1 और 2 लिखा है गिनती, जहाँ पे आपके पास ABC 1 2 3 गिनती इस तरह की चीजें लिखी हैं, तो ये ऑर्डर लिस्ट होती है। जहाँ पे सिंबल बना आता है वो अनऑर्डर्ड बुलेट होते हैं, यहाँ आपके पास लिस्ट होती है। हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, अभी तक तीन कॉलम हम लोग बना चुके हैं। ठीक है,
और फिलहाल ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली ही डिवाइडेड है, हम लोग चाह रहे हैं वर्टिकली डिवाइड करना, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर थोड़ी CSS अप्लाई करके इसकी विड्थ को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऊपर स्टाइल के अपने टैग में जाते हैं और इस बार भी मैं क्या करता हूँ, CSS को अप्लाई करने के लिए क्लास का सहारा लेता हूँ। मैंने क्लास बनाई कंटेंट के नाम से और उसके अंदर पैडिंग कर दी 5%। और इसके अंदर मज़ीद एक क्या करता हूँ, क्लास बना लेता हूँ कंटेंट के ही नाम की, लेकिन इन दोनों कंटेंट के अंदर ये डिफरेंस है जो कि आप लोगों ने पहले नहीं किया हुआ, इसलिए ज़रा गौर से देखिएगा। अब दो क्लासों के सेम नाम रख रहे हो, हम दो क्लासों के सेम नाम तो रख नहीं सकते, हमने क्लासेस जितनी मर्जी बना सकते हैं, हर एक का नाम डिफरेंट रखना है, सेम नाम नहीं रख सकते। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कि सेम नाम की दो क्लासेस बनाई है। कैसे पता चल रहा है क्लास है, क्योंकि स्टार्ट में डॉट और आगे एक नाम लिखा हुआ, डॉट और नेम लिखा हो, वो आपकी क्लास का नेम होता है। तो दोनों क्लासों का नेम आपके पास क्या कंटेंट है। डिफर ये है कि ये आपकी जो कंटेंट क्लास है ये div के टैग के ऊपर वर्क करेगी, जबकि ये कंटेंट जो क्लास है ये इसके अंदर जो लिखे हुए आप लोगों की प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट वगैरह वो किसके ऊपर, एंकर के ए के टैग के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो दोनों की वर्किंग क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसकी वर्किंग के लिए आपके पास क्या होना, जहां पे क्लास लिखनी है वहां पे div का टैग और उसकी बॉडी के अंदर भी div के टैग मौजूद होंगे तो ये वर्क करेगी, वरना ये वर्क नहीं करेगी। इसी तरह ये वाली क्लास भी वहां पे वर्क करेगी जहां पे आपने इस क्लास का नाम लिखना है, उस जगह पे एंकर का टैग होगा या उसकी बॉडी के अंदर एंकर का टैग होगा तो ये वर्क करेगा, वरना ये भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने मेन डिव जो था उसके ऊपर इस क्लास का नाम जो क्लास के नाम को लिख देते हैं, इस क्लास को अप्लाई करते हैं और इसके कोड को रन करके देखते हैं। तो फिलहाल ये एंकर वाला तो काम नहीं करेगा क्योंकि हमने एंकर के टैग को यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ, लेकिन क्योंकि हमारे पास डिव तो लिखा हुआ है, ठीक है, कंटेंट, और आगे क्या लिखा था, ये डिव लिखा था ना आपके पास, तो ये आपके पास क्लास जो है कंटेंट जो है तमाम डिव टैग पे वर्क करेगी। ये आपके मेन डिव के ऊपर भी वर्क करेगी और इसके अंदर जितने डिव क्रिएट किए हुए, एक डिव ये, दो डिव ये और ये आपका तीसरा डिव, इन तीनों डिव के अंदर भी वर्क करेगी। और वर्क क्या कर रही है, पैडिंग 5%। तो आपकी चारों अतराफ के उस डिवीजन के उस ब्लॉक के चारों तरफ से वो क्या करेगी, 5% का डिफरेंस, ठीक है, 5% का डिस्टेंस छोड़ देगी। तो देखो आपको आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, तमाम के तमाम ब्लॉक्स में अब 5% का डिफरेंस नजर आ रहा हो। साथ ही साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, जरा बॉर्डर भी देख लें बनाकर ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। मैं इसमें बॉर्डर का अपना क्या करता हूँ, एट्रीब्यूट लगाता हूँ और बॉर्डर का पिक्सल 1 पिक्सल रख देते हैं, पिक्सल, और फिलहाल सॉलिड ही स्टाइल करते हैं, सॉरी सॉलिड। और हम लोग को इसका कलर फिलहाल ब्लैक ही रहने दें और जो मर्जी कलर करें, चले फिलहाल रेड कर लेते हैं और इसको कोड को रन करते हैं ताकि पैडिंग वगैरह को चेक कर सकें आप, ठीक है। तो देखिए हमारा ऊपर वाला पहला वाला ब्लॉक, उसके अंदर भी देखिए ऊपर इतना सारा आपको क्या हो रहा है, गैप, जितना ये गैप है लेफ्ट साइड पे आपकी उतना ही आपके टॉप और बॉटम पे है। इस तरह जितना यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे जितना ही गैप है, इसके यहाँ पे भी उतना, और लास्ट कंटेंट के बाद भी उतना ही गैप है, ठीक है। हर जगह से उसने क्या किया, 5% की पैडिंग कर दी है, आपके पास गैप दे दिया, ठीक है। और हर एक के हर डिव के टैग के अंदर क्या करेगा, हर डिव जितने भी डिव लिखे हैं उन सबका क्या करेगा, आपके पास बॉर्डर अप्लाई करेगा, वो 1 पिक्सल जो कि विड्थ में होगा, सॉलिड स्टाइल का होगा और वो रेड कलर होगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, मैं इसको कोड को रेज कर दूं और अब विड्थ वगैरह को कंट्रोल करके देखते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपके पास ये है इस वक्त हॉरिजॉन्टल, आपको बनाना है वर्टिकल। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्टिकल बनाने के लिए अपना एक सेंट्रल कॉलम सपोज कर लेते हैं कि हम लोग एक सेंटर में एक कॉलम बनाना चाहते हैं और उसकी जितनी आप विड्थ रखना चाहते हैं, जितनी भी आपको रिक्वायर है, ठीक है, वो अपने जेन में आपने डिजाइन की है, उसे आप लोग क्या करो, क्लास में आओ, क्लास का कोई नाम रख लो। मैंने फिलहाल क्लास का नाम क्या रख लिया, मेन कॉलम, और उसकी विड्थ कितनी रख दी है, 30%, ठीक है। और उसका लेफ्ट मार्जिन 32% रखा है, इसको ना भी फिलहाल रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल अभी आपको समझाते हैं इसको भी, ठीक है। जो मेन क्लास बनाई है, अब मैंने अब क्या करना है, नीचे जो 3 टैग है मेरे, ठीक है, मेन टैग के अंदर जो 3 ब्लॉक हैं, इनमें से किसी एक के साथ अपने क्या इस क्लास को लिखना है ताकि वो हमारा मेन कॉलम बन सके, ठीक है। मैं इसे पहले ही कॉलम में लिख देता हूं, ठीक है, पहले डिव के अंदर पहले ही सेक्शन में लिख देता हूं। तो मेन डिव के अंदर जो पहला डिव है उसी के ऊपर मैंने क्लास को अप्लाई कर दी। अब मैं इस कोड को रन करके दिखाऊं आपको। अगर मैं इस कोड को रन करूं
तो ये कोड रन होने के बाद देखिए यहाँ पे कि जिनके ऊपर ये आपके दूसरे और तीसरे डिव के ऊपर मैंने विड्थ को कंट्रोल नहीं किया, तो आपके पास दूसरा और तीसरा जो डिव है वो एज इट इज है आपके पास हॉरिजॉन्टली नजर आ रहा है उसी तरह ही, जबकि जो पहला डिव है उसके अंदर आपको अगर थोड़ा सा गौर से डिफरेंस करें, इसे स्क्रीन को बड़ा कर दूं, तो ये पहला डिव का जो आपके पास देखें सेक्शन बना आ गया और ये पूरी स्क्रीन के 100% विड्थ के लिहाज से सेंटर में 3% के मार्जिन को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये आपको स्टार्ट में क्यों नहीं नजर आ रहा, स्टार्ट में ना नजर आने की वजह ये है हमने मार्जिन इसका स्टार्ट से 32% रखा हुआ है। अगर आप इस मार्जिन को यहां से रिमूव कर दें तो फिर आपको ये बिल्कुल अपने पेज के साथ में जुड़ा नजर आएगा। ठीक है, इस वक्त देखिए पेज के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बस 5% पैडिंग अप्लाई। मैं इसे जरा सेंटर में रखना चाह रहा हूं, सेंटर में रखना है तो गौर आप लोगों को थोड़ी एक चीज का गौर करना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड पे जो आपने कॉलम बनाना है उसे कितनी विड्थ का बनाना है। जितनी विड्थ का बनाना है आपने अपने मेन कॉलम के अंदर लेफ्ट मार्जिन उतना अप्लाई करना है। अगर मैं चाहता हूं लेफ्ट कॉलम जो है वो कम से कम 30% नजर आए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने मेन जो सेंट्रल कॉलम है, सेंट्रल कॉलम के अंदर मुझे ये चीज को अप्लाई करना है कि उस सेंट्रल कॉलम जिसके अंदर भी अप्लाई करूंगा उसके अंदर मार्जिन जो है वो 30 या 30 से 1-2% ज्यादा रखूं, ताकि वो क्या हो सके, हमारा मेन कॉलम मूव करके जरा सेंटर में आ सके और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या हो, स्पेस बन सके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं लेफ्ट साइड के कॉलम के लिए, ठीक है, कोड लिख लेता हूं। लेफ्ट कॉलम के लिए लिख दिया, उसकी विड्थ मैंने 25% रख दी। ठीक है, 25% उसकी विड्थ रख दी और टॉप से मैंने इसका जो सा मार्जिन आप लोग चारों साइडों का कंट्रोल कर सकते हैं, पैडिंग की तरह पैडिंग चारों साइडों पे अप्लाई होती है, मार्जिन आप चारों साइडों से अलग अलग भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मार्जिन मैंने टॉप से -10% कर दी है और इससे मैंने कॉलम को कलर भी दे दिया ताकि आप डिफरेंट इजीली डिफरेंट फील कर सकें। और मेरे पास अब जो नीचे दो डिप के टैग पड़े हुए हैं अभी बॉडी के अंदर, एक ये और एक ये, इन दोनों में से किसी एक पे अप्लाई करते हैं, इसे हम सेकंड वाले पे ही अप्लाई कर देते हैं। कंट्रोल क्लास का नाम लिखने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिकली, हालांकि दूसरे नंबर पे है, इसे क्या आना चाहिए था, पहले टैग के डिव के बाद आना चाहिए था इस वाले डिव को, लेकिन आपने क्या किया है कि आप लोगों ने जो अपना पहले वाला डिव है उसके अंदर लेफ्ट साइड पे मार्जिन छोड़ दी है और जो दूसरे वाला डिव है उसके अंदर लेफ्ट साइड पे कोई मार्जिन नहीं छोड़ा हुआ, तो क्या करेगा, ये भी स्टार्ट से ही, टॉप के स्टार्ट से ही जाकर स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा और इससे स्टार्ट में क्या हो जाएगा, मेन पहले वाले कॉलम जो आपके पास प्रिंट हो रहा है ये मेन में सेंटर में, उसका लेफ्ट साइड से 32% का मार्जिन है और इसका टोटल साइज 25% है, तो इसे इजीली जगह मिल जाएगी और ये आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, जाके जगह ऑक्यूपाई करके डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अपने टॉप से इस वक्त 10% का मार्जिन छोड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या आ रहा है, आपको ऊपर मेन से लेकर नीचे तक आपको 10% का गैप नजर आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें मार्जिन को खत्म कर दूं, टॉप मार्जिन में रिमूव करता हूं और इसे अब रन करता हूं, कंट्रोल बी प्रेस करता हूं, तो ये क्या होगा, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास ये कॉलम के पूरे कॉलम को क्या कर रहा होगा, ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में करके नजर आ रहा होगा स्क्रीन के। ठीक है, अब ये तो हो गया लेफ्ट, अब हम बात कर लेते हैं अपने राइट कॉलम के लिए। ठीक है, राइट कॉलम के लिए भी इसी तरह एक क्लास बना लेते हैं अपने पास, हम लोग ने राइट कॉलम के लिए भी क्लास बनाई है, उसकी भी एक विड्थ सेट कर देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपने सेंट्रल, लेफ्ट और राइट तीनों की कुल मिला के जो परसेंटेज है वो आपकी 99% या से कम, जितने आपकी बॉर्डर की स्पेस ऑक्यूपाई करनी है उससे ये क्या हो, कम ही हो। ठीक है, तो इस वक्त मेरे पास कुल मिला के 30% ऊपर है, 25% नीचे है, तो ये आपके पास 55 और 20% ये है, तो आपके पास 75% ऑक्यूपाई करेगा टोटल विड्थ। तो ये इजीली हमें नजर आ जाएगा, इस वक्त हमें कोई भी किसी किस्म का मसला पेश नहीं आएगा। ठीक है, और इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, अपने लास्ट टैग पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये लास्ट टैग था मेरा, ठीक है, नीचे वाला डिव, उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया। अब इस कोड को हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। कंट्रोल बी में प्रेस करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से अब डिस्प्ले दिखा रहा है। ठीक है, एक आपके पास सेंट्रल कॉलम बन गया, एक आपके पास लेफ्ट और एक आपका राइट में चला गया। ठीक है, और हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पेज की डिवीजन होगी, लॉजिकल डिवीजन होगी। ठीक है, इस सारा का सारा जो कोड है हमने क्या किया हुआ है, एक ब्लॉक के अंदर इन 3 ब्लॉक को रखा है और उसने एक ब्लॉक के लिहाज से अंदर उसी ब्लॉक के अंदर अपने आप को क्या किया हुआ है, इस वक्त एडजस्ट किया हुआ। ठीक है,
अब हम मूव करते हैं एक और बल्कि बहुत आसान तरीके, होप सो आपको ये बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा और बड़ा आसान भी है, क्योंकि लास्ट मेथड जो आपने पढ़ा है इसमें थोड़ा सा मसला ये आता है, अगर हम मैनुअली ही चीज़ों को कंट्रोल करते रहें तो ये ब्राउज़र पे डिफरेंट किस्म का इफेक्ट भी डालती है। जैसे कि अभी मैं आपको इस स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमाइज करके दिखाऊं तो आपके पास ये और तरह से डिस्प्ले दे रहा है, ग्रीन वाला बॉक्स सारा का सारा ऊपर चला गया है और यहाँ पे मार्जिन वगैरह का भी डिफर पड़ गया। स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो इसका और तरह से डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, तो मैनुअली जब आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं इस तरह का डिफरेंट बिहेवियर भी आ सकता है। डिफरेंट एलसीडीज पर, चौड़ाई वाली स्क्रीन पर आपके पास डिफरेंट किस्म का बिहेवियर देगा। तो इससे बेहतर हमारे पास एक आसान तरीका है, होप तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, आसान भी लगेगा, समझ भी जल्दी आ जाएगी। हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास बनाई है। ठीक है, क्लास का नाम रखा है फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स एक वैल्यू होती है डिस्प्ले की। ठीक है, डिस्प्ले आपका एक एट्रीब्यूट है। आपके पास अगर W3 स्कूल या किसी भी साइट पे चले जाएं, आपके लिए मैंने ओपन भी किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, डिस्प्ले आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है, ये देखें CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी का हमारे पास एक वैल्यू है फ्लेक्स। ये हमारे पास क्या करती है, इसे फ्लेक्स साइज में एक कंटेनर के अंदर तमाम चीज़ों को लेवल करके दिखाने के लिए जो है ना इस्तेमाल होती है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, सबसे पहले अपनी जो क्लास है फ्लेक्स कंटेनर के नाम से बनाई है। ठीक है, और उसके अंदर आपके पास सिंपल कुछ एट्रीब्यूट लिखे जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। एक तो बैकग्राउंड कलर लगा दिया है। हाइट मैंने 200 पिक्सल, पूरी स्क्रीन को नहीं, अभी पूरी स्क्रीन को लेकर डील नहीं किया, सिर्फ उसकी 200 पिक्सल रखी है। और विड्थ पूरी स्क्रीन पर मैंने फैला दी है। ठीक है, और इसकी अलाइनमेंट को फिलहाल मैंने क्या कर दी है, लेफ्ट कर दी है। और यहाँ पे मैंने ये देखें, ये आपके लिए एक नई और बड़ी आसान चीज़ है जिसके जरिए आपको ये अपने ब्लॉग्स बनाने में, अपने पेज के अंदर वर्टिकल ब्लॉग बनाने में बड़ी आसानी पेश आएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की एट्रीब्यूट को, प्रॉपर्टी को सॉरी यूज किया और इसके अंदर इन लाइन फ्लेक्स को वैल्यू को इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर मैं नीचे वाला सेस का कोड अभी गायब करूं और अब आपको कोड को Ctrl+B बिल्ड करूं और आपको रन करके दिखाऊं तो ये देखें, तो इसने क्या किया है, फ्लेक्स कंटेनर जो है मैंने मेन डिप पे लगाया है, तो मेन डिप पे तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई हैं जो जो अंदर लिखी है। क्या लिखा है, बैकग्राउंड कलर ब्लू लगाया, ब्लू कलर नजर आ रहा है। हाइट मैंने 200 पिक्सल रखी है, तो 200 पिक्सल इस वक्त हाइट है। अगर मैं हाइट को चेंज करके भी दिखा दूँ, 800 पिक्सल रखूँ, Ctrl+B को प्रेस करूँ, तो ये देखिए मेरे पास 800 पिक्सल की अब हाइट आ गई। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि स्क्रीन पे सारी नज़र आ सके। Ctrl+B 400 पिक्सल रख के, तो ये 400 पिक्सल। ठीक है, विड्थ मैंने पूरी 100% पूरी स्क्रीन पे इंप्लीमेंट कर ली है। ठीक है, और अलाइनमेंट जो सी है ना आइटम की, मैंने लेफ्ट साइड पे किया, तो सारे आइटम जो जितने भी इसके अंदर चीज़ें लगाऊंगा वो सारी लेफ्ट साइड के लिहाज से अलाइन हुई है। तो मैं चलिए सेंटर कर देता हूँ ताकि आपको ये भी नज़र आ सके। इसकी चेंजिंग वैल्यू का Ctrl+B करते हैं, तो अब हमें चीज़ें जो हो रही हैं वो वर्टिकली आपके पास क्या हो रहा है, वो सेंट्रल में अलाइन नजर आ रही है, मिडल में। ठीक है, तो बॉटम करेंगे तो बिल्कुल नीचे जाके वो इंप्लीमेंट होगी। बहरहाल हमें इस वक्त हमें लेफ्ट साइड हो, सेंटर हो, कोई से मसला नहीं है। हम लोग फिलहाल सेंटर में रखते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, ये सेंट्रली अलाइन हो सके, सारी मिडल से चीज़ें अलाइन हो सके। ठीक है, अब अंदर डिप जो हमने 3 इंप्लीमेंट किए हैं, इसको भी हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। मेन डिप को तो हमने, मेन ब्लॉक को तो कर लिया, मेन ब्लॉक बना लिया, उससे 100% विड्थ है, 100% ही आ रही है। स्क्रीन को बड़ा करूं तभी 100% है। और इसकी हाइट मैंने 400 पिक्सल रखी है, 400 पिक्सल ही है, चाहे मैं स्क्रीन को चेंज भी करता हूँ, फुल स्क्रीन भी करता हूँ, तो ये 400 पिक्सल ही मेरे पास नजर आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर मौजूद है जो 3 डेव हैं जिसके ऊपर इस वक्त कोई क्लास इंप्लीमेंट नहीं की, हमने इसको भी कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर मजीद कोड लिखा है। ठीक है, इस कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है कि क्लास का नाम लिखा है और साथ में एंगल ब्रैकेट लिखी है ग्रेटर वाली और आगे डिव लिखा है। तो ये क्या होगा, जिस भी टैग के अंदर फ्लेक्स कंटेनर क्लास का लिखा हुआ है, जैसे कि हमने इस टैग में लिखा है इस डिव के अंदर। ठीक है, यहां पे अपनी क्लास के इंप्लीमेंट किया ना, इस क्लास के अंदर जो डिव आ रहे हैं, जो कि ये 3 है, उन डिव के अंदर ये वाले आपके पास क्या होंगी, प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, याद रहे जहां पे ये क्लास को लिखोगे उसके अंदर जो डिव टैग है उसके अंदर ये आपके पास क्या होगी, इंप्लीमेंट करेगा। इंप्लीमेंट क्या किया है कि तमाम अंदर जितने भी डिव हैं उनकी आपने विड्थ 33% कर दी है। ठीक है, टोटल 100% होती है ना, हर एक को 33% दे दिए ताकि 99% तक विड्थ चली जाए। ठीक है, हर एक की 1% का बस मार्जिन छोड़ा। और टोटल हाइट मेरे पास 200 अगर पिक्सल है तो मैंने इनकी हाइट क्या रख दी है, 96 पिक्सल रख दी है। ठीक है, तो मेन कंटेनर से जरा छोटी रखिए ताकि आपको गैप नजर आए और आपको क्लियरली पता चल सके।
ठीक है। और साथ ही साथ मैंने टॉप से एक 1 पिक्सल का मार्जिन छोड़ा है, 1 पिक्सल का सिंपली मार्जिन लिखा हुआ है ना आपके पास, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट राइट बॉटम और अप हर जगह से आपके पास एक एक पिक्सल का क्या करेगा, गैप छोड़ देगा। ठीक है। और एक नई चीज जो यूज किया हुआ है बॉर्डर रेडियस, ये आपके बॉर्डर को इनर बॉर्डर जो होंगे उन्हें राउंड टिप का दिखाएगा। इस वक्त आपके पास देखें तो आपको कॉर्नर एज नजर आता है, तो अगर राउंड शेप का अगर आपने बॉर्डर लगाना हो तो आपको ये क्या करना पड़ता है, बॉर्डर रेडियस का यूज करना होता है। ठीक है। और अंदर वाले जो आपके ब्लॉक है उनको मैंने डिफरेंट कलर दे दिया, ये आपके पास ग्रीन कलर का कोड है। ठीक है। इसको मैं अब कोड को रन करता हूं। ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास नजर आएगा। ठीक है। मैं मेन कंटेनर का साइज बढ़ाता हूं, इसे 400 पिक्सल करता हूं, इसे रन करता हूं। तो ये देखिए मेन कंटेनर ब्लू कलर वाला ये 400 पिक्सल पे चला गया इसकी हाइट। ठीक है। इनर हाइट जो सी है मेरे पास 196 है। ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट भी बढ़ा दूं और कितनी कर देता हूं, 200 पिक्सल कर देता हूं। ठीक है। और इसे रन करता हूं, तो देखिए आपके पास तमाम चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर आ रही हैं। स्क्रीन को बड़ा भी कर दूं कोई इफेक्ट नहीं, छोटा भी करता हूं तो अब ये चेंज नहीं हो रहा जैसे कि पहले हो रहा था। ठीक है। वो मैन्युअली आप जब भी चीजों को कंट्रोल करेंगे इस तरह का डिफरेंट बिहेवियर आ सकता है। जब आप लोग बने बनाए फंक्शंस और ऑटो चीजों को यूज करते हैं तो आपके पास ये चीजें कहते हैं सारी चीजें बड़ी स्मूथ रहती हैं। अब इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग भी कर लेते हैं। मैंने क्या किया था, मेन जो क्लास थी उसके अंदर अलाइनमेंट आइटम जो थी वो लेफ्ट रखी थी, इसलिए सारी चीजें आपके पास लेफ्ट साइड से अलाइन होकर नजर आ रही है। अगर मैं यहां पर वैल्यू को आपके पास SENT या सेंटर करता हूं और इस कोड को रन करता हूं, तो अब मेन ब्लॉक के अंदर ये क्या चीजें होंगी, सेंट्रली अलाइन हो जाएंगी। ठीक है। तो सेंट्रली बेसिकली मैं अलाइन होगी फिलहाल चीजें चाहिए। तो देखें आप लोग इसको अब बड़ा करें या छोटा कर दें तो आपको इसके कोड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है।